हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम लोग जानते हैं कि अभी जो हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस में फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। अगर नहीं देखें तो जाकर आप देख सकते हैं। ये जो क्लास शुरू हुआ है किस एग्ज़ाम के पर्पज़ से शुरू हुआ है, तो बिहार एसएससी का जो इंटर लेवल का फॉर्म आया है उसके लिए, साथ ही साथ बिहार एसआई का जो फॉर्म आया है उसके लिए शुरू हुआ है। ये ऐसा तो है नहीं कि ये क्वेश्चन यही दोनों में पूछा जाएगा। अगर और भी किसी चीज़ का तैयारी करते हैं उसमें भी ये फ़ायदेमंद होगा ही होगा। ठीक है, इंडियन रेलवे का जो अभी बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाला है उसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है साइंस का पोर्शन, और साइंस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी आता है। जीएस का भी पेपर, जीएस का भी जो है जल्दी ही क्लास स्टार्ट हो जाएगा। मंडे से या कल से क्या होगा कि उसको भी क्लास स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग को जो इसमें पढ़ना है, क्या क्या आज पढ़ना है ये देखते हैं। तो देखते हैं कि आज जो पढ़ना है, वर्क पढ़ना है, एनर्जी पढ़ना है और पावर पढ़ना है। ग्रहों की गति का जो नियम है केपलर के द्वारा दिया गया है। किनके द्वारा दिया गया था? तो केपलर के द्वारा। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि ग्रहों का गति का नियम किनके द्वारा दिया गया था? तो केपलर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, दूसरा इसमें जो पढ़ना है क्या, तो आपको पढ़ना है ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ना है जो न्यूटन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और एस्केप वेलोसिटी एक लास्ट में पढ़ना है हम लोग को। एस्केप वेलोसिटी जिसको पलायन वेग बोलते हैं हिंदी में। इतना टॉपिक आज हम लोग को पढ़ना है। और ये टॉपिक पढ़ने के बाद ये जो है कल और आज का जो टॉपिक जो हम लोग किए थे वो सबसे क्या होगा, बहुत सारा MCQ बनेगा, उसको हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। इतना अगर करते हैं तो क्या होता है कि हम लोग का क्वेश्चन छूटने का चांस कम जाता है। कोई टॉपिक पढ़िए और टॉपिक के बाद उस पर जितना MCQ बनेगा उसको प्रैक्टिस कर ले, तब क्या होता है कि वो पूरा तरह से टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सब पर पूछेगा वो, और जितना भी क्वेश्चन बनता है वो सारा के सारा क्या करेंगे, हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग को आज पढ़ना है वो पढ़ना है वर्क। वर्क होता क्या है? तो ज़रा सोचिए, हम लोग डेली काम करते हैं किसी न किसी तरीक़ा से, और हम लोग को ये नहीं पता है, डेफिनेशन नहीं पता होता कि आखिर में वर्क हो क्या रहा है। ठीक है, तो ज़रा सोचिए कि एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को नाम A है, और इस ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स आप F लगाते हैं, ठीक, तो ये क्या होगा, धक्का देने पर ये कुछ दूर आगे बढ़ जाएगा और कुछ डिस्टेंस बढ़ता है जिसको मान लेते हैं कि S लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट S लिखते हैं। दिशा उसमें रहेगा, जिस डायरेक्शन में, मतलब जिस दूरी में अगर डायरेक्शन हो तो उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। तो अगर S दूरी क्या करता है, तय करता है, और ये जो है B पॉइंट पे, ये जो ऑब्जेक्ट था ये B पॉइंट पे अब आ जाता है। ठीक है, तो वर्क इसमें क्या कहता है कि वर्क जो होगा, यहाँ पे वर्क जो होगा क्या होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का गुणनफल होगा, मल्टीपल होगा। ये बात आपको याद रखिएगा। मतलब कि फोर्स जो होगा और जो उस पर फोर्स लगेगा और जितना वो दूरी तय करेगा, जितना आगे बढ़ेगा, उसको अगर मल्टीपल कर दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, आपका वर्क निकल जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। मतलब कि वर्क इक्वल टू क्या होगा, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, तो विस्थापन बोलते हैं। ये भी बात याद रखिएगा, विस्थापन बोलते हैं, इसको बल बोलते हैं। ठीक है, इतना होगा। ठीक, इसका आगे का बारे में, इसके बारे में जाने और भी जाने कि तो ये क्या होता है, तो एक अदिश राशि होता है। ये भी क्वेश्चन बनता है, अदिश राशि होता है, वर्क होता है जो। ठीक है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है तो एक अदिश राशि होगा। और इसके बारे में क्या जाने, अदिश राशि किसको कहते हैं, तो अदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण हो और डायरेक्शन न हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो अदिश राशि बोलते हैं। स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अदिश राशि बोलेंगे। मैग्नीट्यूड सिर्फ हो और डायरेक्शन उसमें ना हो। ठीक है, इसका SI यूनिट भी पूछ सकता है। तो फोर्स का हम लोग जानते हैं, जैसे कि वर्क इक्वल टू क्या है, कि वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। तो हम लोग जानते हैं कि फोर्स का न्यूटन होता है, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, अपना डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है, और न्यूटन मीटर को जूल बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए वर्क का क्या होता है SI यूनिट, तो जूल होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, ये भी कहीं कहीं पर दिया हुआ रहेगा न्यूटन मीटर। ठीक है, लेकिन इसका ओरिजिनल जो होता है क्या होता है, जूल होता है, और ये भी दे सकता है।
ठीक है, और दिया भी रहता है। तो इतना बात आपको वर्क से याद रखना है। वर्क इक्वल टू क्या होगा, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा। वर्क एक कौन सा राशि है, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब कि अदिश राशि है। क्यों है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड परिमाण है, डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, दूसरा बात क्या है कि इसका ऐसा यूनिट क्या है, तो न्यूटन मीटर है। न्यूटन मीटर को हम लोग जूल बोलते हैं, इतना ध्यान में रखना चाहिए। ठीक, आगे हम लोग को पढ़ना है, पावर पढ़ना है। नेक्स्ट जो पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पावर। पावर मतलब शक्ति, किसी का सामर्थ्य। ठीक है, तो कोई व्यक्ति में कितना पावर है ये कैसे पता चलेगा, तो जैसे कि एक खली है, खली सर है, और एक हम हैं, तो उनको पास ज़्यादा पावर है, वो ज़्यादा बड़ा सामान को क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। ठीक है, और हम लोग जो हैं कम छोटा चीज़ को उठा सकते हैं। ठीक है, हम लोग भी किसी न किसी पार्टिकल को, ऑब्जेक्ट को तो उठा ही सकते हैं, लेकिन उनके अनुसार से हम लोग को पास शक्ति है वो कम है। तो आखिर में होता क्या है, तो होता क्या है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है, मतलब कि कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं हम लोग, तो शक्ति बोलते हैं। ये बात आपको याद रखना है। कोई व्यक्ति कितना दर से कोई वर्क कर रहा है, कितना रेट से कोई वर्क कर रहा है, वही उसका क्या होता है, शक्ति होता है। मतलब कि मैथमेटिकल फॉर्म में चले तो वर्क पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क बाई टाइम हो जाएगा। ठीक है, यही होता है आपका पावर। पावर जो है कार्य करने की दर को हम लोग क्या करते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क को ही क्या बोलते हैं, तो पावर बोलते हैं। इतना आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो इसका ऐसा यूनिट अगर पूछे तो क्या होता है, हम लोग अभी देखे थे कि वर्क को क्या होता है, तो वर्क का जूल होता है, और टाइम का सेकंड होता है। तो जूल पर जो सेकंड होता है उसको वाट बोलते हैं। ये बात आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो वाट होता है। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि 1 हॉर्स पावर HP इक्वल टू कितना होता है, तो 746 वाट होता है। ये भी बात आपको याद रखना है, 746 वाट होता है। इतना इसमें याद रखना है आपको, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं याद रखना है। पहला तो याद रखना है क्या, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। पावर इक्वल टू क्या होता है, तो वर्क बाई टाइम होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि इसका ऐसा यूनिट क्या है, तो जूल पर सेकंड है। जूल पर सेकंड को हम लोग वाट बोलते हैं। ठीक, वाट साइंटिस्ट थे तो उनके ही रिस्पेक्ट में सब नाम दिया जाता है। जूल ये सब सारा साइंटिस्ट ही हैं। ठीक है, दूसरा इसमें क्या है कि 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितना होता है, सुनते हैं ना कि ये गाड़ी है जो 5 हॉर्स पावर का है। आपका डीजल इंजन होगा घर पे तो भी 3 हॉर्स पावर का, 5 हॉर्स पावर का, 10 हॉर्स पावर का होगा। तो 1 हॉर्स पावर का इक्वल टू क्या होता है, अपना 746 वाट होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पावर में इतना याद रखना है। इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, तो एनर्जी पढ़ना है। एनर्जी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। एनर्जी को क्या बोलते हैं, तो ऊर्जा बोलते हैं। हर व्यक्ति के पास, हर ऑब्जेक्ट के पास होता है। सबसे पहला बात इसमें जानिए कि एनर्जी आता कहाँ से है। ठीक है, तो सबसे एक थ्योरम है कंजर्वेशन ऑफ लॉ का, उसमें कहा जाता है कि ना तो एनर्जी बनता है और ना ही एनर्जी क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। मतलब एनर्जी जो है क्या होता है कि वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में सिर्फ चेंज होता है। ठीक, ना तो वो बनता है ना उस क्या होता है, विनाश होता है। सिर्फ और सिर्फ वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज होता है। मतलब कि आपके घर में जो लाइट जल रहा होगा वो इलेक्ट्रिक एनर्जी से लाइट एनर्जी में वो ट्रांसफ़र हुआ। ठीक, आप इन्वर्टर लगाए हुए हैं और आपका बैटरी एनर्जी दे रहा है, इलेक्ट्रिक दे रहा है, तो वो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में दे रहा है। दूसरा एक क्वेश्चन क्या होता है कि हम लोग देखते हैं एक जनरेटर के बारे में क्वेश्चन पूछता है और एक इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पूछता है। तो सबसे पहले समझिए कि इलेक्ट्रिक मोटर है क्या। तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें देंगे तो वो मोटर क्या होगा, घूमेगा। मतलब कि इलेक्ट्रिक एनर्जी टू क्या हुआ, मैकेनिकल एनर्जी में वो ट्रांसफ़र हुआ। दूसरा है कि जनरेटर, तो जनरेटर हम लोग क्यों लाते हैं, तो जनरेटर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के लिए लाते हैं। तो उसमें जनरेटर को घुमाएंगे, मतलब कि वो मैकेनिकल एनर्जी घूमेगा तो क्या होगा कि हम लोग को इलेक्ट्रिक एनर्जी देगा। इतना बात आपको याद रखना है, यहाँ से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो आखिर में एनर्जी का डिफिनीशन क्या है? तो कैपेसिटी टू डू वर्क क्या होता है? एनर्जी कहलाता है। मतलब कि कोई व्यक्ति के कार्य करने की कितना क्षमता है वही एनर्जी होता है। कार्य करने की क्षमता को ही क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। कैपेसिटी टू डू वर्क ही क्या होता है? एनर्जी होता है। दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति हट्ठा कट्ठा है, थोड़ा उसके पास एनर्जी लेवल ज़्यादा है, और एक व्यक्ति या छोटा बच्चा है, तो दोनों का कैपेसिटी अलग अलग होगा। मतलब कि हर ऑब्जेक्ट का कैपेसिटी अलग अलग हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही जैसा होगा। ठीक, कोई ज़्यादा तेज दौड़ता है, कोई नहीं दौड़ सकता है। ठीक है, तो सबका अपना अपना कैपेसिटी होता है, और कैपेसिटी टू डू वर्क को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो एनर्जी बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें एक पढ़ना जो है मैकेनिकल एनर्जी, मतलब कि यांत्रिक ऊर्जा पढ़ना होता है। और यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है कि उसको काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम लोग गतिज ऊर्जा बोलते हैं, और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, जिसको स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। और काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जब जुड़ता है तो क्या बनता है? मैकेनिकल एनर्जी बनता है। ये बात आपको याद रखना है। जिसमें हम लोग को क्या दोनों के बारे में पढ़ना है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में। एक तो है काइनेटिक, इसके नाम सुनते रहते होंगे और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, इसको बोलते हैं हम लोग गतिज ऊर्जा बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। और दूसरा जो होता है क्या होता है? तो पोटेंशियल एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, रुका हुआ, ऐसा भी बोल सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन क्या बनता है कि वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में जो चेंज होता है ना, मान लिया कि जनरेटर है तो जनरेटर क्या किया? तो मैकेनिकल एनर्जी से आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यांत्रिक से किसमें? तो विद्युत ऊर्जा में। तो ये सब क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा बनता है। वो सब हम लोग क्या करेंगे, जितना भी MCQ लगाएंगे उसमें सारा प्रैक्टिस कर लेंगे, कौन सा एनर्जी कौन से फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है, उस पर सारा जितना भी क्वेश्चन आज तक के पूछा गया है, जितना भी अच्छा एग्जाम में, और जो भी और उसमें बनता है वो सारा के सारा क्या करेंगे? प्रैक्टिस कर लेंगे कल या परसों, कल और परसों मिलाकर। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में जानते हैं पहले। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है कि जो भी एनर्जी मान लिया जाए गतिज है, नाम से ही पता चल जाए कि उसमें गति होगा। तो जो अगर गति से कोई एनर्जी प्राप्त हो तो हम लोग को क्या कहना है कि वो एनर्जी जो होगा काइनेटिक एनर्जी होगा। जैसे कि आप देखे होंगे कि पानी का क्या होता है? नदी में बहाव होता है, तो उसमें कौन सा एनर्जी है? तो गतिज एनर्जी है। आप बंदूक छोड़ें तो उसमें से बुलेट निकला, तो बुलेट में कौन सा एनर्जी है? तो गतिज एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, विंड एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं, जैसे कि उसमें डायना घूमता है, और वो डायना जो होता है क्या होता है कि वो सर्कुलर मोशन में घूमते रहता है। ठीक, तो उसमें कौन सा एनर्जी है? तो वो काइनेटिक एनर्जी है। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट में अगर मूवमेंट से, ठीक है, स्पीड से, गति से उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। दूसरा क्या है आपका? पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का स्थिति या उसके दशा के बारे में बताता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक, ये कहाँ से बनता है थोड़ा सा पेशेंस रख के देखिएगा, तो क्योंकि कहाँ से बनता है ये भी नहीं हम लोग को पता होता है, तो इससे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि आखिर में आया कैसे, और एक दिन याद करते हैं और एक दिन भूल भी जाते हैं। तो थोड़ा सा देखना है। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, किसमें? मोशन में। अब मोशन में क्या कहता है कि v² = u² + 2as होता है, जहाँ पे v जो होता है आपका अंतिम वेग, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी, और u जो होता है इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, और a जो होता है एक्सेलरेशन, और s जो होता है डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि दूरी होता है। ठीक है, तो इसमें आप जानते हैं कि कोई कार है और कार रुका हुआ है, और रुकने के बाद चलना स्टार्ट करेगा, तो जहाँ पर वो रुका होगा वहाँ पर क्या होगा? u उसका क्या होगा? 0 होगा। प्रारंभिक वेग क्या होता है? उसका 0 होता है। लेकिन जैसे ही स्टार्ट होता है फिर चलते चलते उसका वेलोसिटी बढ़ने लगता है, तो उसका वेलोसिटी जो भी अंतिम होगा उसको हम लोग फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, और चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं? तो एक्सेलरेशन बोलते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? तो एक्सेलरेशन बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो 2 पॉइंट के शॉर्टेस्ट पाथ को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर जरा आइए, तो इसका वैल्यू तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 0 + 2a एस है। ठीक है, मतलब कि वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 2a लाइएगा तो एस इसका इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। हम लोग अभी देखे थे कि वर्क इक्वल टू क्या होता है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। और यहाँ पर अगर रखते हैं एस के वैल्यू तो क्या होता है, एफ इंटू वी स्क्वायर बाई 2a होता है। फ्रॉम इक्वेशन 1 से यहाँ से लाइएगा तो ए हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। एक कहाँ से आता है, तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उससे ए फॉर्मूला ड्राइव होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये बात आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू जो भी ए था वी स्क्वायर बाई 2a। तो ए से ए कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1/2 mv²। और ये जो वर्क होता है किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, 1/2 mv² होता है। और एक क्वेश्चन पूछता भी है। और दूसरा बात इसमें क्या याद रखना है कि कभी कभी पूछ देगा कि m है और काइनेटिक एनर्जी है तो वेलोसिटी कितना है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है। कभी कभी छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि m का वैल्यू दिया हुआ है, v का वैल्यू दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी निकालिए। तो काइनेटिक एनर्जी के उस समय फॉर्मूला पता होगा तभी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, इसका एसआई यूनिट के बारे में जाने तो जितना भी कोई एनर्जी हो उसका एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है। वर्क और एनर्जी का दोनों का एसआई यूनिट क्या होता है, तो जूल ही होता है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, क्या होता है, तो जूल होता है। आगे का हम लोग को जो पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है। तो पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो मान लिया जाए कि कोई ऑब्जेक्ट है और कोई ऑब्जेक्ट को पृथ्वी से क्या किए, थ्रो किए, या पृथ्वी से जाके हम लोग ऊपर छत पे चले गए और ऊपर से हम लोग उसको नीचे गिराते हैं। तो सबसे पहले क्या समझना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर से गिराइएगा तो वो एक प्रॉपर हाइट पर जाएगा, प्रॉपर हाइट पे जाएगा। और वो हाइट को क्या मान लेते हैं कि उसका हाइट h था। और ये जो ऑब्जेक्ट था उसका मास कितना था, तो m था। ठीक है, और एक और चीज़ हम लोग जानते हैं कि जो अगर कोई वस्तु को ऊपर से गिराते हैं तो ग्रेविटी के कारण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है कि नीचे आ जाता है। लेकिन उसमें एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम करता है। जब भी ऊपर से ऑब्जेक्ट को छोड़िएगा तो ऊपर उसका वेलोसिटी 0 होगा ऊपरी पॉइंट पे, और धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे आएगा उसका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा। मतलब कि उसको वेलोसिटी में चेंज हो रहा है और समय भी हो रहा है, लग रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो एक्सेलरेशन बोलते हैं। उसका नाम क्या पड़ा है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण पड़ा है, जिसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ते हैं ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी में, गुरुत्वाकर्षण में, तो वो जो है क्या, उसका मास और हाइट और इनटू जो भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा उसका तीनों का क्या होगा, मल्टीपल होगा। ये बात आपको याद रखना है। मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंटू हाइट होगा। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, जी का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन का तो ऐसा यूनिट यही होता है और हाइट का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि मीटर होता है, मास का केजी होता है। ठीक, ये जो है इसका भी ऐसा यूनिट पूछे तो जूल ही होगा। जितना तरह का एनर्जी हो, कोई भी फॉर्म एनर्जी का हो, सारा का ऐसा यूनिट कितना हो, क्या होगा, तो जूल होगा। ये हुआ आपका पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दूसरा आगे जो हम लोग को जानना है ग्रेविटेशनल लॉ। न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल लॉ था, गुरुत्वाकर्षण का नियम था, उसके बारे में जानना है। ठीक है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक, जिसको इन्वर्स लॉ भी हम लोग बोलते हैं, कहीं कहीं पे ग्रेविटेशनल का इन्वर्स लॉ भी ये लिखा रहेगा। तो ये आखिर में होता क्या है, तो न्यूटन क्या बोले कि कोई भी
कोई भी बड़ा जो पिंड है उसके पास अपना एक गुरुत्वाकर्षण फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसके कारण से कोई ऑब्जेक्ट को क्या करता है, खींचता है अपने ओर। अगर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण फोर्स नहीं होता, ग्रेविटेशन नहीं होता, तो आखिर में क्या होता, हम लोग जिस तरह से अस्थिर हैं और जिस तरह से कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपके घर में, वो रखा हुआ नहीं होता, वो सब क्या होता, एक तरह से तैरते रहता। यहाँ पर ऐसा होता कि लाइफ भी शायद नहीं रहता। ठीक है, हम लोग जानते हैं ग्रेविटेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी ऑब्जेक्ट में ग्रेविटेशन नहीं होगा तो हम लोग क्या है, वहाँ पे रह भी नहीं सकते हैं। ठीक, जीरो ग्रेविटी में आप कैसे रहिएगा, सोचिए। तो दूसरा बात यहाँ पर आगे जानना है कि इसमें क्या बोले कि अगर कोई दो पिंड है तो क्या करता है, एक दूसरे को में अपने आप को क्या करता है, तो वो आकर्षण फोर्स लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। अगर दोनों ऑब्जेक्ट का मास m1 और दूसरा का m2 है और उसके बीच का दूरी मान लिया जाए कि r है, तो इस पर फोर्स क्या लगेगा, तो इस पर फोर्स जो लगेगा, फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मास का गुणनफल ऑफ मास का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा जो दूरी होगा उसका स्क्वायर का। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मास का दोनों ऑब्जेक्ट का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका होगा, तो आपका होगा जो भी दूरी होगा उसका स्क्वायर का, उसका वर्ग का होगा। ठीक, ये बोले थे न्यूटन। इसमें अगर हम लोग हटाते हैं प्रोपोर्शनल को तो क्या होता है कि एक गुरुत्वाकर्षण का कांस्टेंट वैल्यू, जिसको कैपिटल जी से हम लोग डिनोट करते हैं, उसको रखते हैं। एक गुरुत्वीय आकर्षण का नियतांक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, और m1 और m2 और बाई r स्क्वायर होता है। ये बात होता है, यही है ग्रेविटेशनल फोर्स का जो ग्रेविटेशनल लॉ का नियम है। किनके द्वारा दिया गया था, तो न्यूटन के द्वारा दिया गया था, यही नियम दिया गया था। ठीक, ये बात आपको याद रखना है। ये हम लोग जान गए हैं कैपिटल जी के बारे में, तो एक स्मॉल जी है उसके बारे में भी जानते हैं। ठीक, ये भी जान लीजिए थोड़ा सा, एक क्वेश्चन को याद रखिएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, कौन दिए थे, क्या होता है, क्या फॉर्मूला बनता है, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, दूसरा बात इसमें क्या याद रखना है, एक है स्मॉल जी, होता क्या है, इसको क्या बोलते हैं, तो गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। गुरुत्वीय त्वरण मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं, इसका नाम है। इसका वैल्यू कितना होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। लेकिन हर जगह पर एक जैसा नहीं होगा, ये भी याद रखिएगा, ये सब चेंज होते रहता है। विषुवत रेखा पर सबसे कम, मतलब कि इक्वेटर पर सबसे कम, और पोल पे सबसे ज़्यादा होता है। ये भी याद रखना है कि ये जो अर्थ है, तो अर्थ के बीच में एक 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री पे जी का वैल्यू जो होता है, जी का वैल्यू होता है सबसे कम होता है, सबसे कम, और दोनों तरफ पोल है वहाँ पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा। ठीक है, जी का वैल्यू, ये बात याद रखना, मतलब जी का वैल्यू हर समय हर जगह पे अर्थ पे चेंज होता है। ठीक, आखिर में जी है क्या, देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर से क्या करते हैं, आप गिराते हैं, तो ऊपर से गिराने पे जहाँ पर तो क्या होगा, वेलोसिटी 0 होगा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी होता है तो 0 होता है। लेकिन जैसे ही वो नीचे गिरने लगता है तो उसका वेलोसिटी क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है, वेलोसिटी उसका क्या होता है, बढ़ने लगता है जैसे जैसे वो नीचे आता है। तो और जहाँ पे आपका गिरेगा वहाँ पर सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होगा, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर से गिराइएगा तो उसका वेलोसिटी बढ़ने लगता है, मतलब कि जो शुरू में रहता है उससे चेंज होने लगता है, और चेंज होने लगता है तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। और ये जो एक्सेलरेशन होता है वो ड्यू टू ग्रेविटी होता है, इसलिए क्या बोलते हैं, इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, जिसको स्मॉल जी से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इसका वैल्यू निकालने पे क्या आता है कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। ठीक, लेकिन ये हर जगह पे अर्थ पर सेम नहीं होता है। आखिर में क्या होता है कि जो विषुवत रेखा है, जो इक्वेटर है, उस पे सबसे कम होता है और पोल पे सबसे ज़्यादा होता है जी का वैल्यू, स्मॉल जी का वैल्यू, ये भी याद रखिएगा।
ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। और जो भी टॉपिक बचा हुआ है आज ही इसका वीडियो शायद डाल दे या कल डाल देंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।